हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का अगला टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है बच्चों? पहले अपन ने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को, पदार्थ के अंदर क्या हुआ है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ उसे कहा जाता है, सॉरी ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होना था। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है बच्चों? नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? नया पदार्थ होता है। नए पदार्थ का या उत्पाद का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमें पता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनेगा? यहाँ जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब उसको समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस समीकरण को क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यह बात अपन ने पहले डिस्कस कर ली, वही बात आ गई। ठीक है, अब देखो, रासायनिक क्रिया द्वारा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। देखो, इनमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी उत्पाद बनेगा, वो मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न रहेगा। ठीक है, क्या होगा? जैसे अपन ने अभिक्रिया ली CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? इसमें ताप पर गर्म किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि रासायनिक संगठन, रासायनिक क्रिया द्वारा जब एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन, इसके रासायनिक संगठन में रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः क्या है बच्चों? भिन्न है, किंतु पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें क्या होगा कि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो ना? कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, इन दोनों का योग किया जाए तो हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपन देखें कि बात तो सही कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि इसका द्रव्यमान और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। अब कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम कितने नंबर पर आता है? 20 पर आता है, तो इसका क्या कर दें? अपन डबल कर देंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो कितना आ जाएगा इसका? 40 आ गया। यहाँ पर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम कितने नंबर पर आता है? यहाँ पर कार्बन, कैल्शियम की तो बात हो गई। कार्बन आता है 6 नंबर पर, और 2 से क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ आ जाएगा 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने नंबर पर आएगा? पहले बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 3 है, और आता कितने नंबर पर? 8 पर आता है, तो 8 × 2। ठीक है, अब 8 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा बच्चों? 8 दूनी 16, और 16 को 3 से किया तो 16 × 48। ठीक है, ये देखो यहां पर जो कुल द्रव्यमान आया वो कितना आया बच्चों? 40, 12 और 48। ये कितने हो गए? 0, 100 आ गया। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? 100 आ गया। ठीक है, अब देखो इधर अपन चेक करते हैं, यहां पर द्रव्यमान कितना आएगा? कैल्शियम है वो ही क्या आएगा? 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 40, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 20
और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 20 है, इसलिए क्या आ गया इसका 40 आ गया। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 6 दूनी 12 और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर लिया अपन वापस से जोड़ दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 16 12 और 32 क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और 4 10 एक ठीक है 4 और 1 5 और 1 6 6 और 4 10 ये देखो 10 ग्राम आ गया ठीक है। अब देखो इसमें 100 आया सॉरी 100 ग्राम, इधर भी क्या था 100 द्रव्यमान था, इधर भी क्या है 100 द्रव्यमान है। तो सिद्ध हो गई हमारी बात। सिद्ध बात क्या हुई है, ये बात सिद्ध हुई है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनके अंदर जो पदार्थ बनता है नया वो मूल पदार्थ से भिन्न होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होगा बच्चों, इनके अंदर जो द्रव्यमान होगा द्रव्यमान क्या रहता है बराबर रहता है। यही तो अपन ने क्या पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम पढ़ा था, यही तो नियम था ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होंगी वो अपन क्या करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखो बच्चों क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, जी हाँ बिल्कुल 2 प्रकार की। पहली अपन लिखे तो पहली को क्या बोलते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया, क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो बच्चों संयोजन का मतलब संयोजन मतलब योग यानी कि जुड़ना ठीक है, क्या होगा योग या जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर संयोग, संयोग का मतलब क्या हो गया जुड़ना। इसमें क्या होगा जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर, अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का या अपन बोल सकते हैं एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर या संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, एक नए पदार्थ का या एकल पदार्थ का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यौगिक जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब संयोजन अभिक्रियाओं के जो एग्जांपल है वो क्या होंगे बच्चों याद रखना। देखो इसमें क्या होगा, अपन ने क्या लिया हाइड्रोजन लिया प्लस में ऑक्सीजन लिया, या अपन क्या बोल सकते हैं इसमें हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन, दहन का अर्थ क्या हो गया इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो दहन हो गया। तो हाइड्रोजन के दहन से क्या बनता है बच्चों H2O, H2O का अर्थ क्या हो गया जल बनता है। देखो अपन यह भी क्रिया करवाते हैं अभी, H2 प्लस O2 विकेट ऑफ क्या आ जाएगी यहाँ पर 2H2O। मैंने 2 क्यों लगाया यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गई 2 दूना 4 हो गई, यानी कि समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अगला एग्जांपल क्या है बच्चों, अब अगला एग्जांपल क्या लिया मैंने इसमें मैग्नीशियम का क्या करवा दिया दहन करवा दिया, मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम का दहन होगा तो हमें पता है, अब मैंने पहले भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।
तो Mg प्लस O2 विकेट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों MgO, और समीकरण को कर दो संतुलित। क्या कर दिया मैंने, 2 लगा दिया। 2 क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कितने हो गए बच्चों 2 हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि अगली जो अभिक्रिया है वो क्या होगी, हमने 2 पढ़ लिया, हाइड्रोजन का अध्ययन कर दिया और मैग्नीशियम का अध्ययन कर दिया, साथ ही किसका अध्ययन कर देते हैं आप अपन, यहां पर कार्बन का अध्ययन कर देते हैं, कार्बन का दहन। और कार्बन का अध्ययन का मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन का अध्ययन करेंगे तो क्या बनेगा C+O2 विकेट ऑफ क्या होगा बच्चों, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने अभिक्रिया के अंदर क्या पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं, ये क्या हो गए बच्चों अभिकारक हो गए, ये क्या है अभिकारक हैं, अभिकारक। अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब अपन देख सकते हैं कि इसमें अभिकारक थे, योग किया, संयोग किया, जिससे क्या बन गया, यहाँ पर एकल उत्पाद बन गया, यहाँ पर भी एकल उत्पाद बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है बच्चों, एकल उत्पाद बन रहा है। एक एग्जांपल और लेंगे अपन, यहाँ पर देखो आप लोग जानते हो जो कली होती है, कली होती है जिसे अपन क्या करते हैं पुताई में यूज लेते हैं, वो क्या होती है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड होती है। क्या होती है, CaO, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का दहन, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि जब अपन कली को किसमें डाल दें, यहां पर मटके के अंदर, पानी के अंदर डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, वहां पर H2 होता है, ये अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, CaOH का ऑल्टवाइस। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई कि कैल्शियम ही के लिए कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, जल के अंदर डाला, और जल के अंदर डाला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो बुझा हुआ चूना था, जो बिना बुझा हुआ चूना था, अब उसे अपन क्या बोल देंगे, ये क्या बन गया बच्चों, बुझा हुआ चूना बन गया। क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला टॉपिक क्या होगा, एक टॉपिक इसके साथ भी पढ़ लेते हैं अपन, जो अपन ने अभी अभी अभिक्रिया पढ़ी है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई, जल के साथ करवाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। लेकिन हमें पता है साथ में यहाँ पर उष्मा भी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों, उष्मा। तभी तो कहते हैं कि जब अपन क्या करते हैं, कली को डालते हैं तो साइड में हट जाते हैं, ताकि हाथ भी नहीं देते, क्योंकि उसमें उष्मा हीट निकलती है, हमें पता है अच्छी तरह से। तभी तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया, देखो क्या निकल रही है, यहाँ पर उष्मा निकल रही है, अतः ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न या पूर्ण होने पर उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो रहा है, यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए क्या बोल दिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा बाहर निकल रही है, अगर उष्मा अंदर लेते तो क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा का शोषण होता।
ठीक है बच्चों। अब देखो उष्मा क्षेपीय विक्रिया एक और याद करो, जो हमारी कोशिका है उनके अंदर संपन्न होती है। याद करो फटाफट, जो ऐसी विक्रिया जो हमारी कोशिका के अंदर संपन्न होती है। बिल्कुल सही कहा, कौन सी विक्रिया? श्वसन की विक्रिया। श्वसन की विक्रिया में क्या होता है बच्चों, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे शरीर में क्या बनता है? लास्ट में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का दहन हो गया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? साथ में CO2 6H2O, और विकेट ऑफ क्या बनती है बच्चों? एनर्जी मिलती है, यहां पर ऊर्जा मिलती है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जो अपन काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो वो सभी किसके कारण हो रहा है? यहाँ पर जो C6H12O6 जो ग्लूकोज बना है, जो ग्लूकोज था, और ग्लूकोज का क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने से क्या बना? यहाँ पर ऊर्जा मिली है, और ऊर्जा को अपन क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, या उष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसी विक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी विक्रिया जिनके संपन्न होने पर या पूर्ण होने पर उष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार साग सब्जियों का कंपोस्ट, सब्जियों का जो कंपोस्ट बनना है, वो भी क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। आप लोग आराम से बता सकते हो कि सर ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर हमें ऊर्जा या उष्मा की प्राप्ति होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगला क्या है? वियोजन अभिक्रियाएं है। पहला कौन सा था? संयोजन अभिक्रियाएं, अब क्या है? वियोजन अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपघटनीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक था, जो क्या किया? अपने सरल अणुओं में टूट गया। ये क्या है? A और B अभिकारक है, ये क्या होगा? अपने सरल अणुओं में टूट जाएगा। या अपन बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि अपघटन या वियोजन का अर्थ होता है टूटना। कोई भी एकल उत्पाद है वो क्या होगा कि आगे जाकर के जो एकल अभिकारक है आगे जाकर के किस में बदल जाएगा? दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होगा? बदल जाएगा। ये क्या था बच्चों? ये था अभिकारक था। क्या था? अभिकारक था, और ये किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया। ठीक है, अब देखो वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटनीय अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हो सकती है। कैसे प्रकार की हो सकती है? निम्न प्रकार की हो सकती है। देखो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक को क्या बोलते हैं? तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। तापीय वियोजन, ठीक है बच्चों। सेकंड है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन कहा जाता है। और एक को कहा जाता है बच्चों प्रकाशीय वियोजन। तो पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तापीय वियोजन के बारे में। किसके बारे में? तापीय वियोजन क्या होगा बच्चों? यानी कि सीधे सा अर्थ है यहाँ पर
ताप मतलब ताप, ताप की उपस्थिति में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ताप की उपस्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, वियोजन हो रहा है। जब किसी पदार्थ को ताप देने पर, बच्चों क्या होगी इसकी परिभाषा, जब किसी पदार्थ को ताप देने पर वह दो से अधिक उत्पाद प्राप्त करता है या उत्पाद प्रदान करता है, दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था पहले भी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या ताप देने पर, ये जो डेल्टा है इसको ताप के द्वारा, जब ताप दी जाती है किसी भी अभिक्रिया में तो उसको डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड वह किसमें परिवर्तित हो जाता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो क्या होगा बच्चों, इसमें क्या लिखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और आगे जो इसकी अभिक्रिया है कुछ इस प्रकार भी हो सकती है। क्या होगा, जैसे ये जो अभिक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब अपन क्या करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो अभिक्रिया होती है और हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ऑल्टोइस के अंदर देखो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर क्या हो गया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। अब बुझा हुए चूने को अपन क्या करते हैं, दीवारों पर पोतते हैं, और दीवारों पर पोतेंगे तो यहाँ पर CO2 यहाँ पर अभिक्रिया करेगी इसके साथ और क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट था और कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वह CO2 में प्रवाहित हो गया। एक सवाल यहाँ पर बनता है, क्या बनेगा अगर CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, सोचो, वीडियो को पॉज करो और बताओ, अगर CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, दूधिया। ठीक है, देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और कैल्शियम ऑक्साइड कली को अपन ने किस में डाल दिया, कली चूना आता है ना, उसको किस में डाल दिया अपन ने, एक मटके के अंदर जल था उसके अंदर डाल दिया। वहां पर क्या उष्मा निकली, हमने पहली बात की तो ऐसे विक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब अपन ने जो कली बनी थी वहां पर किसको पोत दिया, दीवार को पोत दिया। और हमें पता है कि ये जो कलर था, ये कलर 2 या 3 दिन बाद में चमकदार दिखने लगा। अरे क्या बात है, कली होने के बाद में घर तो क्या हो गया, चमकदार हो गया। तो वो किसके कारण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हुआ बच्चों। किसके कारण, बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, तापीय वियोजन अभिक्रिया होगी। कुछ उदाहरण है और कुछ एग्जांपल अपन अभी भी लेंगे। यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल होगा वो क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या होगा बच्चों, जो फेरस सल्फेट है, अगर इसको ताप दिया जाए तो ये क्या करता है, Fe2O3 के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा। साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का भी क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। देखो ये क्या था बच्चों, यहाँ पर फेरस सल्फेट था और फेरस सल्फेट को क्या दिया, ताप दिया, तो ये क्या बना, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड या फेरस
आयरन ऑक्साइड ही लिख देते हैं या फेरस ऑक्साइड लिख सकते हैं। आयरन आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ये क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यही बनेंगे। क्या बनेंगे? यही बनेंगे। देखो ये कौन सा समीकरण है? कंकाली समीकरण। इसको क्या कर लेते हैं? शुद्ध कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसको समीकरण को सही करेंगे। तो फेरस कितने? यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पर भी कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। सल्फर कितने? 2 है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गए, तो टेंशन खत्म। साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 3 है। 3 और 3 6 और 2 8, 4 दूना 8। यहाँ पर क्या हो गया? यह समीकरण संतुलित हो गया। अब देखो बच्चों ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि FeSO4.7H2O ये क्या है? क्रिस्टल है, क्रिस्टल है फेरस सल्फेट का। कि फेरस सल्फेट फेरस फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट को ताप देने पर इसका हरा रंग गायब हो जाता है। हरा रंग गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि FeSO4 फेरस सल्फेट वियोजित होकर या फेरस सल्फेट का वियोजन किसमें हो जाता है बच्चों? Fe2O3 फेरस या आयरन ऑक्साइड में हो जाता है। आयरन ऑक्साइड में हो जाता है। आयरन ऑक्साइड में हो जाता है, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों? लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा होता है। बात समझ में आ गई? कि देखो बच्चों क्या था कि फेरस सल्फेट 7H2 जो क्रिस्टल है को ताप देने पर इसका जो हरा रंग है वो क्या हो जाएगा बच्चों? गायब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर FeSO4 जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का वियोजन किसमें हो जाता है बच्चों? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में हो जाता है, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों? लाल भूरा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसके साथ जो अगली अभिक्रिया है वो क्या होगी बच्चों? यहाँ पर अगली रिएक्शन क्या होगी? PbNO3 लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को ताप देते हैं तो ये किसमें बदल जाएगा? PbO लेड ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और NO3 के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? साथ में परिवर्तित हो जाएगा। NO3 में नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर NO2 और O2 बनेगा। क्या बनेगा? PbO NO2 और O2 बनेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? PbO लेड ऑक्साइड नाइट्रेट हो गया ये, और यहां पर क्या बन गई? ऑक्साइड बन गई। ओके, साइड बन गई। इस समीकरण को आप लोग संतुलित कर लेना, ठीक है, या फिर मैं ही कर देता हूं। देखो इसमें क्या होगा कि Pb कितने हैं? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, टेंशन खत्म। लेकिन देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 3 दूनी 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 5 है, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे बच्चों? 2 लगा देंगे। तो 2 2 4 और 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ पर भी 2 2 4 3 दूनी 6 हो गई। लेकिन यहाँ पर अपन लगाएंगे, यहाँ पर अपन 2 लगाया तो Pb कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। नाइट्रोजन कितनी हो गई? 2 हो गई, लेकिन 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 क्या हो गए? यहाँ पर Pb हो गए, सॉरी ऑक्सीजन हो गए, इसलिए क्या कर देंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो क्या हो गया? यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 2 10 और 10 2 12 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब देखो जो अगली अभिक्रिया है बच्चों वो क्या है? विद्युतीय वियोजन है। अब विद्युतीय वियोजन किसे कहेंगे? विद्युतीय वियोजन उसे कहा जाता है जब किसी पदार्थ की जलीय अवस्था या गलित अवस्था के अंदर क्या करते हैं अपन बच्चों? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। क्या होता है बच्चों? अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। क्या देखेंगे इसकी परिभाषा? बोल सकते हैं जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वह दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वह दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? विद्युतीय वियोजन के अंदर अपन देखते क्या है कि इसमें देखो अपन ने क्या लिया, ये एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर क्या लगा दिया? एक एनाइन और एक कैटाइन। कैथोड पर नेगेटिव आवेश और एनोड पर क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा। ठीक है बच्चों, कैथोड पर कौन सा आवेश हो गया? पॉजिटिव, और सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पर एनोड पर कौन सा आवेश हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखो इसकी गलित अवस्था है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो NaCl डाल दिया हमने, तो NaCl आयनों के रूप में वियोजित होगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव सीधी सी बात है किसके पास जाएगा? कैथोड के पास, और नेगेटिव जो Cl नेगेटिव वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास। इसलिए इसका अभिक्रिया को अपन क्या लिख सकते हैं? NaCl विकेट ऑफ क्या लिख देंगे? Na प्लस Cl2। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? विद्युतीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्या होगा? यहाँ पर प्रकाश वियोजन होगा। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया या जब किसी पदार्थ में, कौन सी अभिक्रिया बात कर रहे हैं अपन? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह दो या दो से अधिक अभिकारक प्रदान करता है, या अभिकारक प्रदान करता है। अभिकारक प्रदान करता है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या कर देता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? यहाँ पर एग्जाम्पल आसानी से देख सकते हैं अपन। AgBr के अंदर क्या होगा कि Ag प्लस Br2 में क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों? सनलाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सनलाइट। ठीक है, Br2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ, ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है नोट कि फोटोकॉपी की स्याही बनाने में AgBr का यूज होता है। ठीक है, फोटोकॉपी की स्याही बनाने में किसका यूज होता है बच्चों? AgBr का यूज होता है। ठीक है, और एक और अभिक्रिया यहाँ पर याद रखना, Ag प्लस Cl, विकेट ऑफ क्या आ जाएगा? सनलाइट। Ag प्लस Cl2, यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए बच्चों?
प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। AgBr जो किसमें यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फोटोकॉपी की स्याही बनाने के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ AgNO3 का यूज किसमें किया जाता है बच्चों, जो अपन जो वोटिंग के अंदर जो पेन यूज करते हैं, वोटिंग स्याही जिसे अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपन ने देखो क्या पढ़ा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं के अंदर तापीय वियोजन पढ़ा अपन ने, विद्युतीय वियोजन पढ़ा और प्रकाशीय वियोजन पढ़ा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।